हेलो दोस्तों, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जी। मरीन ऑर्गेनिजम्स। मरीन ऑर्गेनिजम्स समुद्र में पाए जाने वाले जीव जंतु। मरीन का मतलब समुद्र, जहां पानी खारा है। पहली बात आती है जी प्लैंक्टन्स। प्लैंक्टन क्या है? प्लैंक्टन्स इंक्लूड्स बोथ microscopic plants like algae called phytoplankton and animals। बेसिकली समुद्र में पाए जाने वाले माइक्रोस्कोपिक प्लांट एंड एनिमल्स को टुगेदर कह देते हैं प्लैंक्टन। तो अगर तो प्लांट हो तो कह देंगे फाइटोप्लैंक्टन, तो अगर एनिमल हो तो कह देंगे जूप्लैंक्टन। ये बात आपने याद रखनी है। समुद्र में पाए जाने वाले माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को कहते हैं प्लैंक्टन्स। अगर तो प्लांट हो तो कह देते हैं फाइटोप्लैंक्टन, फाइटो का मतलब प्लांट्स। अगर एनिमल्स हो तो कह देते हैं जूप्लैंक्टन। उदाहरण देख लो एनिमल्स की, जूप्लैंक्टन की, प्रोटोजोआ, क्रस्टेशियंस वगैरह, और फाइटोप्लैंक्टन जैसे एल्गी। ठीक है जी। दे आर फाउंड इन all aquatic ecosystems except certain swift moving waters। तो जो पानी बड़ी तेज गति से चलता है ना, उसमें ये नहीं पाए जाते कभी कभी, जनरली। एक्सेप्ट इन सर्टन स्विफ्ट मूविंग वाटर्स, उसमें नहीं, वैसे ये हर किसी एक्वेटिक इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। ठीक है जी। फाइटोप्लैंक्टन्स are microscopic plants that live in aquatic environments both salty and fresh। तो ये पानी वाला एनवायरनमेंट, पानी वाला सिस्टम है। साल्ट वाला भी हो सकता है और साफ फ्रेश वाला भी हो सकता है, जहां पर साल्ट घुले ना हो। हमने पढ़ा था ना, एक होता है फ्रेश वाटर, बहुत कम साल्ट हो, एक होता है साल्टी, 35 जो है उसका ग्राम पर लीटर से ज्यादा हो तो होता है साल्टी। तो बीच वाले को कह देते हैं ब्रैकिश। तो ये हर किसी इकोसिस्टम में पाए जाते हैं, चाहे वो साल्टी हो चाहे फ्रेश वाटर हो। पानी वाला इकोसिस्टम मतलब एक्वेटिक एनवायरनमेंट। दे प्रोड्यूस मोर देन 60% ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑल प्लांट्स। जो प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड लिया और ऑक्सीजन निकाली, तो क्वेश्चन आ जाएगा, क्या एक्वेटिक इकोसिस्टम वाले एक्वेटिक प्लांट ज्यादा ऑक्सीजन निकालते हैं या धरती के ऊपर जो होते हैं वो वाले? तो आपने याद रखना है, एक्वेटिक वाले 60% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं ऑफ ऑल प्लांट्स। तो कहने का मतलब एक्वेटिक एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन हमको ज्यादा मिलती है कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम वाले से। जमीन के ऊपर जो पेड़ पौधे हैं उनकी अपेक्षा, उनके कंपैरिजन समुद्र में जो है प्लैंक्टन्स, जहां पेड़ पौधे छोटे बड़े जो भी है, उसमें वो ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। सिमिलर टू प्लांट्स ऑफ लैंड, जमीन के ऊपर जो प्लांट पाए जाते हैं उसी की तरह all phytoplankton have chlorophyll to capture sunlight and do photosynthesis। इनमें क्लोरोफिल होता है जो कि सूरज की रोशनी को कैप्चर करता है और फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस क्या थी? पौधों के द्वारा अपना भोजन तैयार करने की प्रक्रिया। ठीक। टू टर्न सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी एंड मेकिंग इट्स ओन फूड। ठीक है जी, मतलब इनमें क्लोरोफिल होता है। In this process, phytoplanktons consume carbon dioxide and release oxygen। सही है। All phytoplankton do photosynthesis, but some also get additional energy by consuming other organisms। तो जैसे जमीन पर हमने पढ़ा था कैसे कुछ पौधे होते हैं इंसेक्टिवोरस, उसी प्रकार कुछ फाइटोप्लैंक्टन भी क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाते हैं। ये बात हो गई। फाइटोप्लैंक्टन्स आर प्रेजेंट इन द लाइटेड रीजन ऑफ ऑल द सीज एंड ओशियंस इंक्लूडिंग द पोलर रीजन। तो जो समुद्र का ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, जहां तक
सूरज की किरणें जा सकती है वहां तक ये पाए जाते हैं, क्योंकि सूरज की किरणें इनको जरूरी है। तो समुद्र की ऊपर की वो डेप्थ, ऊपर से लेकर सर्टन डेप्थ तक जहां पर जो कि लाइटेड रीजन है, जहां पर सूरज की रोशनी जा सकती है, वहां पर ये पाए जाते हैं। टोटल बायोमास ऑफ फाइटोप्लैंक्टन इज मेनी टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ द टोटल प्लांट्स ऑन लैंड। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि फाइटोप्लैंक्टन का बायोमास ज्यादा होता है कि जितने पूरे पेड़ पौधे जमीन के ऊपर है उनसे कई गुना ज्यादा होता है जो समुद्र में है प्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। जो मैंने अंडरलाइन किया है उसको आपने ध्यान से फोकस करना है और ज्यादा। अच्छा जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। तो फाइटोप्लैंक्टन की डाइवर्सिटी कहाँ वो अधिक हो सकते हैं, कहाँ कम हो सकते हैं, जहाँ कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो ये सब चीजें किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहला फैक्टर है जी लाइट, कितनी सनलाइट आ रही है। सिंस सनलाइट इज लिमिटेड टू द अपर लेयर्स ऑफ द ओशन, सो फाइटोप्लैंक्टन्स आर लिमिटेड टू दीज लेयर्स। तो समुद्र की ऊपर वाली तह तक ही सूरज की किरणें जा सकती है, नीचे जाते तक वो खत्म हो जाती हैं, अब्जॉर्ब हो जाती हैं ऊपर ही। तो जहां जहां पर सूरज की किरणें रहेंगी, रोशनी रहेंगी, वहां पर ही फाइटोप्लैंक्टन पाए जाते हैं। सो दैट द फोटोसिंथेसिस कैन टेक प्लेस, ताकि फोटोसिंथेसिस के लिए उनको सूरज की किरणें, सूरज की रोशनी, ताकि फोटोसिंथेसिस के लिए उनको सूरज की किरणें, सूरज की रोशनी मिल सके। प्रेजेंस ऑफ सलाइनिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स आल्सो अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स। तो कितने साल्ट हैं, ठीक, और कितने वहां पर न्यूट्रिएंट हैं, ये भी फाइटोप्लैंक्टन की अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है जी। आगे बात आती है जी टेम्परेचर की। जनरली द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है आमतौर पर उस हिसाब से फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होती है, बट डिमिनिशेस शार्पली आफ्टर ए सर्टेन पॉइंट इज रीच्ड। पर जब टेम्परेचर एक लिमिट तक बढ़ जाता है उसके बाद एकदम फोटोसिंथेसिस होनी कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। सो फाइटोप्लैंक्टन बायोडाइवर्सिटी इज चेंजेस अकॉर्डिंगली। तो उस हिसाब से टेम्परेचर के हिसाब से इनकी डाइवर्सिटी भी चेंज होती है। कुछ टेम्परेचर के तक तो ये जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा अब इनकी डाइवर्सिटी और इनकी डेंसिटी कह लो या इनकी प्रोडक्टिविटी या अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, पर एक टेम्परेचर के बाद एकदम कम हो जाएगा क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, तो इनकी अवेलेबिलिटी भी कम हो जाएगी एक टेम्परेचर के बाद। अदर फैक्टर इज ग्रेजिंग बाय जू प्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन ने जितने फाइटोप्लैंक्टन को खा लिया उतने फाइटोप्लैंक्टन कम होंगे। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। आगे बात है जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठंडे एरिया में, गर्म एरिया में, ऊपर, समुद्र के नीचे, कहाँ, इनकी अवेलेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। मरीन फाइटोप्लैंक्टन्स हैव हायर कंसंट्रेशंस एट हाई लैटिट्यूड। जो हाई लैटिट्यूड होती है ना, हमारे हाई लैटिट्यूड, समुद्र के पास जो हमारी है रेखाएं वो 0 लैटिट्यूड हो गए, तो ध्रुव के पास, पोलर के पास लैटिट्यूड बढ़ता रहता है, 90 डिग्री ध्रुव के पास होते हैं। तो हाई लैटिट्यूड मतलब जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाएंगे तो क्या होती है, फाइटोप्लैंक्टन्स की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है। ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बात लाइन इंपॉर्टेंट है। ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स हैव लोअर कंसंट्रेशंस। तो जो भूमध्य रेखा के पास है वहां पर क्या है, कंसंट्रेशन इनकी कम होती है। एरियाज ऑफ अपवेलिंग शेल्फ्स आल्सो हैव हाई बायोडाइवर्सिटी। जहां पर नीचे से पानी ऊपर आ रहा है वहां पर भी बायोडाइवर्सिटी, इनकी डाइवर्सिटी, इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। जाहिर सी बात है नीचे से ऊपर न्यूट्रिएंट आएंगे, न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी से बायोडाइवर्सिटी भी ज्यादा होगी। अपवेलिंग, अपवेलिंग का मतलब जहां नीचे से ऊपर पानी आ रहा है न्यूट्रिएंट्स लाएगा। प्रोडक्टिविटी ऑफ फाइटोप्लैंक्टन इज लिमिटेड टू द
upper layer of water where sufficient sunlight is available for photosynthesis to occur। ये हमने पढ़ लिया कि जहां पर सूरज की रोशनी अवेलेबल है वहां पर इनकी क्या है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, वहीं पर होगी ज्यादा प्रोडक्टिविटी। दिस जोन इज कॉल्ड एज यूफोटिक जोन। यूफोटिक जोन समुद्र का वो जोन जहां पर क्या है, सूरज की रोशनी अवेलेबल है। ठीक है जी। आगे है जी इंपॉर्टेंस ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स की इंपॉर्टेंस क्या है? बीइंग द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, जैसे जमीन पर घास है, प्लांट है, वो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, उसी प्रकार एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं। बेसिकली है तो ये प्लांट ही, सूरज की रोशनी को यूज करके एनर्जी बनाते हैं, फूड बनाते हैं। दे आर द फाउंडेशन ऑफ एक्वेटिक फूड वेब। तो पानी में मिलने वाली फूड वेब का ये बेस बनाते हैं। फाइटोप्लैंक्टन को किसी और जीव ने खाया, उसको किसी और ने खाया, फिर इस प्रकार से पूरी फूड चेन, फूड वेब बनती है। सर्टन फाइटोप्लैंक्टन्स प्रोड्यूस पावरफुल बायोटॉक्सिन्स। ये भी है, कुछ कुछ क्या करते हैं, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। These toxins led to the formation of harmful algae blooms और red tides। इससे क्या होते हैं, जो हमारे लिए हार्मफुल बन जाती हैं एल्गी। ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ा कि कैसे कभी कभी कुछ ये ज्यादा बढ़ जाते हैं और अनएरोबिक डिकम्पोजिशन होती है तो हार्मफुल एल्गी बन जाती है। तो ऊपर से देखने में उनके कलर के हिसाब से जब वैसे हम कह देते हैं हाँ जी देखो ये रेड टाइड है। These algal blooms can kill marine life and people। समुद्र में पाए जाने वाले जीव जंतु और पीपल को भी मार सकते हैं। कैसे? जो इनको खाएगा, हार्मफुल को, टॉक्सिन को खाएगा। Who eat contaminated seafood। इनको डायरेक्ट खा ले या उस जंतुओं को जिन्होंने इनको खाया होता है तो वो भी मर जाएंगे। आफ्टर द ब्लूम व्हेन फाइटोप्लैंक्टन डाई, जो फाइटोप्लैंक्टन मर जाएंगे, दे सिंक टू द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी। तो वाटर बॉडी के नीचे चले जाएंगे, ये नीचे जाकर जम जाएंगे। ठीक है, चले गए नीचे। देन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज दीज प्लैंक्टन्स। तो सूक्ष्म जीव इन प्लैंक्टन्स को डिकम्पोज करेंगे। अच्छा जी, इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होगा कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी तो ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे, तो वो क्या करेंगे, जो पहले से कम ऑक्सीजन है वहां पर उसको भी खत्म कर देंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने इस डिकम्पोजिशन प्रोसेस में। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन thus depleting the available oxygen। ठीक है जी, तो वो ऑक्सीजन को कंज्यूम कर जाएंगे। This lead to suffocation of other marine or life। तो बाकी जो समुद्र में पाए जाने वाले जीव जंतु हैं उनके लिए ऑक्सीजन नहीं बचेगी। All this ultimately lead to dead zone। तो क्या हो जाएगा, डेड जोन का निर्माण हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डेड जोन क्या होता है। तो वो जोन जहां पर ऑक्सीजन बिल्कुल डिप्लीट हो जाए उसे कह देते हैं हम डेड जोन। समुद्र में रोल ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स इन कार्बन साइकिल एंड इन क्लाइमेट चेंज। कार्बन साइकिल और क्लाइमेट चेंज में इनका क्या योगदान है, देखो। बीइंग प्लांट्स, है तो बेसिकली ये प्लांट ही ना। फाइटोप्लैंक्टन्स कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड इन लार्ज स्केल थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं। ठीक है जी, तो एक हिसाब से इन्होंने कार्बन को अपने में स्टोर कर लिया। When phytoplanktons die, some of the carbon being part of their body is carried to the deep ocean। तो जब डाई कर जाएंगे तो ये नीचे समुद्र की सतह पर डीप गहरे समुद्र में चले जाएंगे। ठीक है जी। Some of the phytoplanktons are consumed by other organism। तो कुछ को दूसरे ऑर्गेनिज्म ने खा लिया। तो कहने का मतलब कार्बन दूसरे ऑर्गेनिज्म में आ गई। जब ये डीप ओशन में चले गए तो कार्बन डीप ओशन में चले गई इन्हीं की बॉडी के साथ। Thus
सम कार्बन बिकम्स पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स, जिन्होंने इनको खाया उनकी बॉडी का पार्ट बन गया क्या, कार्बन। दीज ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, जनरेट वेस्ट एंड डाई। जिस ऑर्गेनिज्म का की बॉडी का पार्ट बना कार्बन, तो वो रिप्रोड्यूस भी करेंगे, वेस्ट भी जनरेट करेंगे और एंड में मर भी जाएंगे, ठीक। सो द कार्बन कैरिड टू द डीप ओशन, इन सब प्रोसेस के द्वारा अल्टीमेटली कार्बन कहाँ चला गया, गहरे समुद्र में। सो फाइटोप्लैंक्टन्स हैव एन इम्पोर्टेंट रोल इन कार्बन स्टोरेज। ये के हिसाब से ये अपने आप में कार्बन को स्टोर करके रखता है। क्यों, अपनी बॉडी में कार्बन को रखता है ना। कार्बन फाइटोप्लैंक्टन है तो बेसिकली क्या, प्लांट ही है, तो वो CO2 को कंज्यूम करेंगे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, तो अपने बॉडी में कार्बन को स्टोर कर लिया। दस रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज, तो कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में नहीं जाने दिया, अपनी बॉडी में स्टोर कर लिया कार्बन को। इस प्रकार से इन्होंने क्लाइमेट चेंज वाला इफेक्ट रिड्यूस किया। एंड कार्बन साइकिल, ठीक है ना, तो इनका एक अपना फिर कार्बन स्टोरेज और कार्बन साइकिल में अपना इनका योगदान है, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे है जी जू प्लैंक्टन्स। जू प्लैंक्टन्स समुद्र में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव, जू का मतलब एनिमल है ना। दे आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन फूड वेब, वो कैसे, और क्या है इनके रोल, न्यूट्रिएंट साइकिल में भी रोल है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, एंड इन द ट्रांसफर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम प्राइमरी प्रोड्यूसर टू अदर कंज्यूमर्स, ठीक। एक ने दूसरे को खाया, दूसरे ने तीसरे को खाया, तो ऑर्गेनिक मैटर भी एक की बॉडी से दूसरे की बॉडी में ट्रांसफर हो गया। द अमाउंट ऑफ जू प्लैंक्टन डिटरमाइंस द कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटम ऑफ फिश स्टॉक्स, तो जहां पर जितना जू प्लैंक्टन होगा, सूक्ष्म जीव होंगे, तो इसका मतलब उस हिसाब से वहां पर मछलियां भी ज्यादा होंगी, तो मछली की पैदावार को भी ये क्या करता है, डिटरमाइन करता है। एज फिशेस थ्राइव ऑन दिस जू प्लैंक्टन्स, क्यों, क्योंकि फिशों को, मछलियों को खाने के लिए भी तो कुछ चाहिए, तो वो जू प्लैंक्टन को खाती हैं, तो जहां जू प्लैंक्टन अधिक है, इसका मतलब वहां मछलियां भी अधिक होगी। सो अमाउंट ऑफ जू प्लैंक्टन इज वेरी हेल्पफुल फॉर असेसिंग द प्रोडक्टिविटी एंड हेल्थ ऑफ द एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो अगर जू प्लैंक्टन है तो हम समझ लेंगे हाँ भाई, तो वो वाला सिस्टम है, एक्वेटिक सिस्टम है, बहुत प्रोडक्टिव है, क्योंकि वो एक हिसाब से भोजन का काम करेगा दूसरे ऑर्गेनिज्म, मछलियों के लिए या और कई प्रकार के समुद्री जीव के लिए, ये बात होगी। और ओवरऑल हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम भी अच्छी होगी। अगर जू प्लैंक्टन नहीं है तो मछलियों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, खाने को कम मिलेगा, मछलियों को खाने के लिए कम मिलेगा, तो बड़ी मछलियां जो छोटी मछलियों को खाती है उनको नुकसान, तो ओवरऑल पूरा सिस्टम भी बिगड़ जाता है, ठीक है जी। तो अब के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। शुक्रिया, नमस्कार।